नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और ये विषय है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र जो कि हिंदी काव्य शास्त्र भी है और एक है पश्चिम जगत का काव्य शास्त्र जिसे हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र कहते हैं। पाश्चात्य का मतलब ही है पश्चिम का, पाश्चात्य राजनीति, पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। साहित्य में हम पढ़ते हैं तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की। पाश्चात्य यानी पश्चिम से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर ही चर्चा करेंगे। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र एक जो आपको धारणा है कि नहीं समझा जा सकता है या फिर कठिन है या फिर सिद्धांत नहीं समझ में आते हैं, बहुत सारे शब्दावली कुछ अलग रहती है, कठिन भाषा होती है, कठिन सिद्धांत होते हैं, पता नहीं क्या कहा जाता है जो समझ में नहीं आता। तो इन तमाम सवालों पर हम बहुत कम समय में बात करेंगे और मतलब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र मोटा मोटी है क्या, कहाँ से शुरू होता है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, कहाँ तक पढ़ना है, कितने आलोचकों को पढ़ना है, इन तमाम बातों को हम इसमें समझेंगे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र है क्या। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर बात करने से पहले हम ये समझेंगे कि काव्यशास्त्र ही क्या है, क्योंकि काव्यशास्त्र को समझ जाएंगे फिर पश्चिम का ही वही सारी चीज़ें एक दर्शन से जो आई हैं या फिर कविता से जो आई हैं वही चीज़ें उन पर बात हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि काव्यशास्त्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र को पढ़ा कैसे जाए। मैं पूरा पढ़ा नहीं दूंगा इस वीडियो में आपको कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र होता क्या। मैं एक स्ट्रक्चर बताऊंगा कि क्या क्या पाश्चात्य काव्यशास्त्र के तहत आता है, क्या होता है काव्यशास्त्र और किन किन कवियों को मूलतः आपको पढ़ना है, जो कि क्योंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र आपको मिलेगा ही या टकराएगा ही, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे, है ना। और बीए में ये है, एमए में है, एमए का कोई भी एमए हिंदी, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स हिंदी या फिर कोई भी पीजीटी, टीजीटी टीचर या फिर इनके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये विषय बहुत व्यापकता से पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं काव्यशास्त्र पर ही। तो काव्यशास्त्र को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे हिंदी या संस्कृत में काव्य मीमांसा, काव्य आलोक, इस तरीके से संस्कृताचार्यों ने जो संस्कृत ग्रंथ लिखे, है ना। तो उसमें काव्यशास्त्र की काफ़ी परंपरा हम हिंदी काव्यशास्त्र को मिली कि कहाँ से कविता कैसे की जाए, क्यों की जाए, इस तरीके के विचार हुए। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि काव्यशास्त्र होता क्या है। काव्यशास्त्र का मतलब है कविता का शास्त्र, साहित्य का शास्त्र, या किसी जो ग्रंथ हमने रचे हैं, साहित्य ग्रंथ, वो कैसे रचे हैं, उनका प्रयोजन क्या है, वो किस आधार पे, किस सिद्धांत के तहत रचे हैं, कौन साहित्य लिख सकता है, क्या सिद्धांत होते हैं, ये तमाम बातें काव्यशास्त्र में की जाती हैं। मतलब साहित्यिक मूल्यों का, साहित्यिक और सिद्धांतों का अध्ययन इस शास्त्र में होता है। जैसे दर्शन शास्त्र में दार्शनिक सिद्धांतों का, दर्शन सिद्धांतों का अध्ययन हम करते हैं। राजनीति शास्त्र में राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। उसी तरीके से काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र या काव्य मीमांसा, इन सब में हम अध्ययन करते हैं कविता का स्ट्रक्चर क्या है, कविता की संरचना क्या है, कविता कैसे की जाती है, कविता के सिद्धांत क्या हैं, कविता के सिद्धांत किन किन कवियों ने, किन किन आलोचकों ने कैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं, और
अलग अलग युग में कविता का प्रयोजन क्या रहा है, कविता का हेतु क्या रहा है ना। तो ये तमाम बातें काव्य शास्त्र में होती है। तो दोस्तों पूरा काव्य शास्त्र है जो वो यूरोप से संबंधित है। यूरोप में एक देश है यूनान, जिसे हम कहते हैं ग्रीस, यूनान। इसी से ही यूरोप की संस्कृति की शुरुआत कही जा सकती है। इसी से यही वो देश है जिसने पूरे यूरोप के या फिर पूरे वैश्विक दर्शन को, जो पूरा यूरोप का पाश्चात्य दर्शन है पूरा प्राचीन रूप से वो यूनान के दर्शन पे ही टिका हुआ है। यूनान जब मैं कहूँगा तो ग्रीक है उसका नाम, ग्रीस है, यूनान इसी को ही कई नामों से कहा जाता है। तो दोस्तों पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी यूनान से ही शुरू होता है, यहीं से ही इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, यहीं से ही सबसे पहले आलोचक प्लेटो आते हैं। तो जिनकी मैं बात करूंगा, जिन 10 आलोचकों की बात करूंगा, उसमें से जो तीन या चार आलोचक हैं वो यूनान से ही जुड़े हैं। तो जो यूनान का जो ये 3 आलोचक हैं, इन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की कि साहित्य क्या होता है। सबसे पहले साहित्य क्या होता है, कैसे रचा जा सकता है, कौन रच सकता है, और किन किन सिद्धांतों के तहत इसे रचा जा सकता है। किन सिद्धांतों से रचा जाए तो अच्छा साहित्य होगा, किन सिद्धांतों से रचा जाए तो बुरा साहित्य होगा। इस तरीके की बातें इन्होंने की। तो दोस्तों जिन 10 आलोचकों की मैं बात करूंगा उसमें से सबसे पहले जिन नाम आता है, जिनसे शुरुआत ही होती है, प्लेटो, ठीक है, जिनका जन्म होता है 427 ईसा पूर्व, क्योंकि यहीं से ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इतिहास शुरू होता है। 427 ईसा पूर्व या फिर इससे थोड़ा और पहले मान लें। एक सुकरात भी यहीं के थे, यूनान के ही 3-4 दार्शनिक हैं, प्लेटो, सुकरात। सबसे पहले सुकरात, जिनके शिष्य आए प्लेटो, फिर प्लेटो के शिष्य अरस्तु, ठीक है। अरस्तु भी दार्शनिक थे, कवि थे और वो चिकित्सक थे, ठीक है। तो ये थे। और जो प्लेटो हैं उन्होंने भी दर्शन सिद्धांत प्रस्तुत किए, सुकरात ने भी दर्शन सिद्धांत प्रस्तुत किए और अरस्तु ने भी दर्शन सिद्धांत प्रस्तुत किए। इन्हीं दर्शन सिद्धांतों से जोड़ करके उन्होंने साहित्य को देखा। जो अरस्तु हैं वहाँ से काव्य सिद्धांत आने शुरू हुए असल में, क्योंकि जो प्लेटो और सुकरात थे वो काव्य रचना नहीं करते थे, ना ही कोई नाटक की रचना करते थे। अरस्तु ने कुछ रचनाएं की और मूलतः नाटक कैसे रचा जाए, साहित्य कैसे रचा जाए, उस पर बात की। त्रासदी सिद्धांत उन्होंने दिया, विरेचन सिद्धांत उन्होंने दिया, अनुकरण सिद्धांत अरस्तु ने दिया। यानी कि जो सबसे पहली बात की वो अरस्तु ने की। तो जो तीन जो हम ऐसे समझ सकते हैं, जो 3 आलोचक हैं, प्लेटो, अरस्तु और लॉन्जाइनस, इनका संबंध यूनान से है। पहले 3 आलोचक, ठीक है, इन्हें हम पाल के रूप में समझ सकते हैं। प्लेटो, पी से प्लेटो, ए से अरस्तु और एल से लॉन्जाइनस, जिनका संबंध यूनान यानी ग्रीस से है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जॉन ड्राइडन। अब मैं 10 आलोचकों के नाम ले रहा हूँ जिनका आप पाश्चात्य साहित्य में, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाहर से कोई कुछ नहीं पूछेगा, और इन्हीं का ही अध्ययन किया जाता है। इन्हीं आलोचकों के आधार पर पूरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र खड़ा होता है। इन 10 आलोचकों में से सबसे पहले हम गिन लेंगे प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, फिर आते हैं हमारे जॉन ड्राइडन, फिर आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर आते हैं कोलरिज, फिर आते हैं मैथ्यू आर्नल्ड, फिर आते हैं क्रोचे, फिर आते हैं टी.एस. एलियट, और फिर आधुनिक काल अब शुरू हो गया है। फिर सबसे लास्ट के जो आलोचक माने जाते हैं आई.ए. रिचर्ड। फिर इसके बाद भी कई आलोचक हैं, लेकिन ये जो 10 आलोचकों के अभी जो मैंने नाम लिए, ये वो हैं जिनके आधार पर
पाश्चात्य काव्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हम हिंदी साहित्य शास्त्र की बात करें तो फिर कई आलोचक हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से शुक्ल जी को, नगेंद्र जी को, द्विवेदी जी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, इन्हीं को गिनते हैं। आगे नामवर जी को, ठीक है, मुक्तिबोध जी को, इन्हीं को ही गिनते। क्यों? क्योंकि ये मुख्य हैं। इसी तरीके से पाश्चात्य काव्य शास्त्र में 10 आलोचक जिनका अभी मैंने नाम लिया, यही मुख्य हैं। अगर आप इनको पढ़ लेंगे, इनको समझ लेंगे, फिर ना तो आप लिखित परीक्षा में मार खाएंगे, ना तो आप वैकल्पिक परीक्षाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होती हैं, ना ही उनमें बीट हो पाएंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। अब हम इन 10 आलोचकों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। जैसे प्लेटो सबसे पहले आलोचक हैं, आपको लिख देना है। इन्होंने, अभी हम आगे इन सब पे एक एक वीडियो अलग से बनाने वाले हैं, तो अभी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक आपको मैप मिल जाए कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र को समझने के लिए इन सभी आलोचकों को पढ़िए, इन्होंने क्या सिद्धांत दिए इनको पढ़िए। तो इनके सिद्धांत, प्लेटो का सिद्धांत है सबसे पहले जो आलोचक हैं, वही अनुकरण का सिद्धांत, जो कि इन्होंने सबसे पहली व्याख्या की कि काव्य कैसे किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि जीवन, जो काव्य है वो प्रकृति की अनुकृति है, यानी कि जो हम आसपास देखते हैं उसी का अनुकरण करके ही काव्य को रचते हैं। और इन्होंने कविता को, साहित्य को नकारात्मक ढंग से व्याख्यायित किया। फिर आगे इनके शिष्य अरस्तु ने उसको सकारात्मक रूप दिया। तो अरस्तु ने फिर वही इनका अनुकरण सिद्धांत की सकारात्मक ढंग से व्याख्या की। अरस्तु ने भी अनुकरण सिद्धांत दिया। अरस्तु ने 3 सिद्धांत दिए। सबसे पहला अनुकरण सिद्धांत, जो कि प्लेटो के सिद्धांत की सकारात्मक व्याख्या थी। दूसरा सिद्धांत त्रासदी का, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बीए से लेकर के एमए तक आपको ये मिलेगा ही मिलेगा हर परीक्षाओं में। और अनुकरण सिद्धांत, उनका त्रासदी सिद्धांत और उनका विरेचन का सिद्धांत। फिर लॉन्जाइनस आते हैं। लॉन्जाइनस हमारे ये भी यूनान के ही जुड़े हुए हैं। और लॉन्जाइनस बात करते हैं कि कविता किस तरीके की होनी चाहिए। क्या हर चीज़ को ही कविता कह सकते हैं? कोई भी सामग्री कविता हो जाएगी, कोई भी सामग्री को हम साहित्य कह देंगे। तो इसलिए इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया, वो ये था कि इन्होंने साहित्य में उदात्त की अवधारणा प्रस्तुत की। इनका उदात्त का सिद्धांत प्रमुख रूप से पढ़ाया जाता है, या इनकी देन ही है काव्य में उदात्त तत्व का अध्ययन करना, उनको लाना। तो लॉन्जाइनस मतलब उदात्त का सिद्धांत। फिर इनके बाद आते हैं जॉन ड्राइडन, जो कि एक बड़े युगों के बाद जो आते हैं। और जो जॉन ड्राइडन है वो यूनान से जुड़े हुए नहीं है। वो अभी यहाँ से जो जॉन ड्राइडन से है, वो यहाँ से अंग्रेजी आलोचना शुरू होती है, यानी इंग्लिश आलोचना, इंग्लैंड से जुड़ी हुई। इंग्लैंड ने भी काफ़ी आलोचक दिए, और फ्रांस और अमेरिका आगे फिर और आए, यानी कि इन सिद्धांतों से जुड़े। जॉन ड्राइडन 1600 के बाद आते हैं। लॉन्जाइनस का जो समय माना जाता है वो 400 से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसके बाद ना तो कोई आलोचना होती है पाश्चात्य जगत में, ना ही कोई ढंग का साहित्य सिद्धांत आगे 1500 सालों तक रचा जाता है। 1500 सालों तक ना ही कोई आलोचना होती है, और ना ही कोई अच्छा साहित्य पाश्चात्य जगत में देखने के लिए मिलता है जिसकी हम व्याख्या की जा सके। फिर शेक्सपियर और इन सब से शुरुआत होती है साहित्य की। और जो आलोचना की शुरुआत होती है दोबारा, वो ड्राइडन से होती है, जो कि 1660 का उनका समय है। यानी कि आप अंतर देख सकते हैं, 500 ईसा पूर्व से 1660, यानी कि 1500 साल का ये गैप है। फिर ये आ जाता है। फिर ये यहाँ से इंग्लिश के कवि आने शुरू होते हैं। जॉन ड्राइडन इंग्लैंड के मूलते आलोचक हैं ये। तो इन्होंने सिद्धांत दिया शास्त्रीयता का सिद्धांत,
इन्होंने बताया, काव्य प्रयोजन पे बात की, यानी कि काव्य का क्या प्रयोजन होना चाहिए, इन्होंने आनंद बताया। और फिर इनके बाद जो आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, यानी कि यहाँ से स्वच्छंदतावाद की शुरुआत हो जाती है अंग्रेजी आलोचना में, जो कि 1798 से आती है। विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, फिर आते हैं कोलरिज, फिर आते हैं मैथ्यू अर्नल्ड, फिर आते हैं क्रोचे, फिर आते हैं टी.एस. इलियट, फिर आते हैं आई.ए. रिचर्ड्स। तो इन ये जो आते जाते हैं, एक जो क्रम इनका बढ़ता जाता है, तो साहित्य के सिद्धांत भी बदलते जाते हैं।